नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। और खबरों की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आज कई कार्यक्रम तय हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुण्यतिथि पर कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ शिरकत करेंगे। कर्नाटक सरकार के प्रतिनिधि मंडल से भी इस दौरान मुलाकात करेंगे मुख्यमंत्री। तो बड़ी जानकारी, अहम खबर आपको बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ का आज क्या कुछ कार्यक्रम है। 72वीं पुण्यतिथि लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की आज, और इस मौके पर कार्यक्रम में शिरकत करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। लखनऊ से ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। इसके अलावा कर्नाटक सरकार के प्रतिनिधि मंडल से भी मुलाकात करेंगे। और इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए, आइए आपको सुनाते हैं। शांतिपूर्ण तरीके से भारत गणराज्य का हिस्सा बनकर के वर्तमान भारत के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। इसका सर्वाधिक श्रेय अगर किसी एक महापुरुष को जाता है और लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल नए भारत के निर्माण की भी उनकी बड़ी भूमिका थी। शिक्षा के क्षेत्र में क्या सुधार होना चाहिए आजादी के बाद, कृषि के क्षेत्र में क्या सुधार होना चाहिए, पशुधन की क्या भूमिका हो सकती है, अन्नदाता किसानों के जीवन में परिवर्तन लाने में, यह कार्य भी आजादी के तत्काल बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस पूरे कार्यक्रम को भी आगे बढ़ाने के लिए उस समय आह्वान किया था। उनके द्वारा आजादी की लड़ाई के दौरान और आजादी की लड़ाई के बाद जिस प्रकार की भूमिका का निर्वहन किया गया, वो आज भी प्रासंगिक है, हम सब के लिए प्रेरणादायी है। आज उनकी पावन पुण्यतिथि है। मैं इस अवसर पर उनकी स्मृतियों को नमन करते हुए प्रदेश शासन की ओर से लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और हम सब इस संकल्प के साथ में कि भारत की एकता और अखंडता के लिए उनके द्वारा किए गए योगदान को हम सदैव स्मरण करते हुए अपनी वर्तमान और भावी पीढ़ी को भी उससे प्रेरित करते रहेंगे। मैं एक बार फिर से लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को नमन करते हुए प्रदेश शासन की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और स्मारक समिति को। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आपने सुना। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए ज्यादा बातचीत के लिए रुख करते हैं हमारे सहयोगी अनूप कुमार सिंह का। अनूप, सीएम योगी आदित्यनाथ के आज क्या कुछ कार्यक्रम है? चूंकि एक तरफ कार्यक्रम को वो संबोधित भी कर रहे हैं, कहा जा रहा है कि कर्नाटक सरकार के डेलीगेशन से भी मुलाकात करेंगे। किन विषयों को लेकर आज चर्चा होगी? सभी लोग ऐसी संख्या में बने रहे। और देखिए, आज लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुण्यतिथि है। ऐसे मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अभी यहाँ पर पहुंचे थे और तमाम जो उनके साथ विधायक थे वो भी यहाँ पर थे। संयुक्ता भाटिया, लखनऊ की महापौर, वो भी थे। और यहाँ की जो एक कमेटी है, इस तमाम कमेटी के पदाधिकारी मौजूद थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने माल्यार्पण किया और साथ ही साथ उनके बारे में जो एक संबोधन दिया कि लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को आजादी के समय से लगाकर और अब तक जो देश में उन्होंने अपने आप को अनुसरण किया है, उनके जो उनके कार्य हैं वो आजादी के समय भी एक मील का पत्थर साबित हुए थे। और लगातार जिस तरीके से रियासतें, चाहे उन्होंने जूनागढ़ की बात की या फिर वहां हैदराबाद की रियासत की बात की कि किस तरीके से उनके काम थे, देश के खिलाफ काम थे, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उनकी एक नहीं सुनी थी। और जिस तरीके से आजादी दिलाने काम किया, वो सब एक सराहनीय है। आज भी उनको नमन करते हैं, पूरा देश नमन करता है। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को शिल्पी भी कहा जाता है, क्योंकि लगातार
लगातार जिस तरीके से उनका इस देश के लिए योगदान रहा है वो जिस तरीके से उनको आज भी देश दुनिया याद भी करती है। कुछ तस्वीरें भी दिखाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर तमाम जो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता, नेता या फिर पदाधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं, माल्यार्पण लगातार कर रहे हैं। और भीड़ भी दे सकते हैं कि भाजपा के तमाम जो पदाधिकारी भी यहाँ पर मौजूद हैं। जो विधायक हैं यहाँ पर मुझे देख पा रहा हूँ कि आशीष सिंह उर्फ मल्लावा की विधायक है, उनके साथ में तमाम जो नेता हैं भाजपा के वो भी मौजूद हैं। संयुक्ता भाटिया यहाँ पर मौजूद हैं, जो पूरी कमेटी है उनके वो भी यहाँ पर मौजूद है। उसके बाद योगी आदित्यनाथ का जो कार्यक्रम है कर्नाटक का मंडल वो 5 कालिदास पर वह पहुंचने वाला है और इसी वजह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ से 5 कालिदास मार्ग के लिए रवाना हो चुके हैं। अभी थोड़ी देर बाद में कर्नाटक से आए प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात करेंगे और चर्चा करेंगे। यानी कहा जा सकता है अनूप कि काफी महत्वपूर्ण उनका पूरा आज का कार्यक्रम रहने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत और जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में शामिल हुए, संबोधित किया कार्यक्रम को और कर्नाटक सरकार के डेलीगेशन से भी मुलाकात करेंगे तमाम विषयों को लेकर। और खबरों में आगे बढ़ते रुख करते हैं एक और बड़ी जानकारी का। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का 2 दिवसीय वाराणसी दौरा। बड़ी और अहम खबर आपको बता दें, केंद्रीय वाणिज्य, उद्योग और कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल का वाराणसी दौरा है। कपड़ा उद्यमियों से टेक्सटाइल पर संवाद करेंगे। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी में हैं। और धर्मेंद्र चौबे हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का 2 दिवसीय वाराणसी दौरा है, कितना महत्वपूर्ण प्रदेश के विकास के मद्देनजर देखा जाए? देखिए रितेश, सबसे बड़ी बात बताना चाहूंगा कि वाराणसी में जिस तरीके से पीयूष गोयल का विजिट हुआ है और कल उन्होंने क्रूज के माध्यम से गंगा के रास्ते से तमिल संगमम डेलीगेट्स और टेक्सटाइल के जितने भी बड़े उद्यमी थे उनके साथ गंगा यात्रा के दरमियान उन लोगों से उन्होंने वार्ता की और तमाम चीजों को उन्होंने समझा कि टेक्सटाइल के क्षेत्र में किस किस चीजों पे और क्या किया जा सकता है। वहीं पे मीडिया के सवालों पे हम लोगों ने सवाल भी किया तो उन्होंने बताया है कि कुछ ऐसी चीजें हैं जीएसटी से रिलेटेड जो कि टेक्सटाइल को दिक्कतें व्यापारियों को आ रही हैं, उसको जल्द से जल्द निस्तारित किया जाएगा। और उसके बाद वो गंगा आरती देखे। गंगा आरती देखने के बाद रविदास घाट उतर तमिल संगमम के कार्यक्रम में शिरकत किए जहां टेक्सटाइल से रिलेटेड और वहीं भारत के टेक्सटाइल से रिलेटेड जो साड़ियां हैं उसकी उन्होंने 75 प्रकार की साड़ियों का जिक्र किया उन्होंने। और ये बात रखी है कि टेक्सटाइल के क्षेत्र में एक सेरेमनी का आयोजन होगा दिल्ली में, जिसमें देश के हर कोने कोने की जो जैसे बनारसी साड़ी की वैरायटी कही जाए या कांजीपुरम तमिलनाडु से रिलेटेड कही जाए या कोलकाता की साड़ी की बात की जाए या लखनऊ के चिकन साड़ी की बात की जाए, तो इस तरीके के तमाम ऐसे प्रोडक्ट होंगे जिसकी प्रदर्शनी लगेगी और उस माध्यम से देश विदेश से आए व्यापारियों को उससे सहूलियत भी मिलेगी और सुझाव भी वो देंगे कि क्या इस क्षेत्र में हम कार्य कर सकते हैं, क्या और बढ़ावा हो सकता है और कहीं न कहीं ये देश विदेश में इसका जो परचम है टेक्सटाइल का भारत का वो आगे बढ़े। और सबसे बड़ी बात बताना चाहूंगा, उन्होंने बताया कि 2047 तक का लक्ष्य है 1000 लगभग 100 $100 का लक्ष्य रखा है उन्होंने कि टेक्सटाइल क्षेत्र में हम इसकी ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ करने की तैयारी में है। रितेश, यानी बिल्कुल धर्मेंद्र, कहा जा सकता है कि काफी सकारात्मक प्रभाव केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के इन 2 दिवसीय दौरे और मंथन से पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए धर्मेंद्र। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और रुख करते हैं एक और बड़ी जानकारी का। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान सामने आया है। निकाय चुनाव के संबंध में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह तैयार है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान आपको बता रहे हैं, निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी तैयार है। समाजवादी पार्टी की नीयत खराब लग रही है, अड़ंगा लगाया जा रहा है सपा की ओर से। चुनाव में देरी के लिए समाजवादी पार्टी को उन्होंने जिम्मेदार ठहराया है। तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का समाजवादी पार्टी पर यह निशाना आपको बता दें। और चलिए ज्यादा जानकारी के लिए रुख करते हैं। अनूप कुमार सिंह हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। अनूप,
उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव को लेकर माहौल गर्माता जा रहा है। एक तरफ कानूनी लड़ाई लड़ी जा रही है, दूसरी तरफ जुबानी वार पलटवार का दौर भी देखने के लिए मिल रहा है। डिप्टी सीएम की ओर से रिएक्शन आया है, समाजवादी पार्टी को लेकर निशाना वो साध रहे हैं। किस तरह का माहौल अभी बना हुआ है पूरे प्रदेश में निकाय चुनाव को लेकर? देखिए, निकाय चुनाव को लेकर पूरे प्रदेश में भी एक गर्माहट का माहौल है, जहां एक तरफ समाजवादी पार्टी सरकार पर तमाम आरोप लगा रही कि जो आरक्षण की सूची आई है वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से आरक्षण देने की बात का आदेश दिया था, उसके हिसाब से आरक्षण की सूची नहीं बनाई गई है। एक बार फिर से पुनः विचार किया जाए। दूसरी तरफ एक जनहित याचिका भी दायर हुई है। हाईकोर्ट ने 20 दिसंबर तक इस जो तारीखों को ऐलान पर रोक लगा दिया है। जब तक इस पे पूरी सुनवाई नहीं हो जाएगी, 20 दिसंबर के बाद ही पता लगेगा कि किन तारीखों में चुनाव होगा। क्या हाई कोर्ट निर्देश देगा कि इस जो आरक्षण की सूची जारी की गई है उस पे पुनरीक्षण की करने की जरूरत है, सुधारने की जरूरत है, या विपक्ष ने जिस तरीके से आरोप लगाए हैं कि ओबीसी, जिस तरीके से ओबीसी का कोटा होना चाहिए था उस तरीके से नहीं हुआ है, जो परिशमन जारी हुआ है, जो क्षेत्र वाइज जारी हुआ है, उसमें अगर ओबीसी बाहुल्य क्षेत्र है तो वहां पर सामान्य सीट की गई है। इन सब तमाम आरोप लगाए हैं और यही वजह है कि केशव मौर्य ने एक बार फिर से समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा है और ये कहा है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव के लिए पूरी तरीके से तैयार है। अब समाजवादी पार्टी की मंशा साफ नहीं है, वो चुनाव में अड़ंगा डाल रही है। माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगा, लौटूंगा मैं आपके पास। लगातार जो निकाय चुनाव को लेकर माहौल है गर्माता जा रहा है, दोबारा बात करेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। It's party time with the RGO Big Bold Sale. 50 to 90% off on the world's biggest fashion brands. Download the app and shop now. और ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हुए रुख करते हैं एक और बड़ी जानकारी का। मेरठ से बड़ी जानकारी, 2 दिन के मेरठ प्रवास पर पहुंची हैं राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। बड़ी खबर मेरठ से आपको बता दें, 2 दिन के मेरठ प्रवास पर पहुंची हैं राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और देर रात सर्किट हाउस पहुंची। समारोह के बाद हस्तिनापुर भी जाएंगी। 2 दिन का मेरठ प्रवास राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का, और देर रात सर्किट हाउस पहुंची थी दरअसल आनंदीबेन पटेल। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी और समारोह पश्चात हस्तिनापुर जाएंगी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए रुख एक और बड़ी जानकारी का, ब्रेकिंग न्यूज से आपको रूबरू करा दें। मुख्तार अंसारी से पूछताछ कर रहा है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। आगाज कंपनी की ट्रांजैक्शन की जांच होगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दोनों की कोर्ट में पेशी होनी है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दोनों की पेशी होगी। बड़ी खबर, मुख्तार अंसारी से ईडी की पूछताछ। और अनूप कुमार सिंह हमारे सहयोगी लखनऊ से हमारे साथ बने हुए हैं। अनूप, मुख्तार अंसारी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। जिस तरह से बीते रोज पेशी हुई, पेशी से ईडी ने गिरफ्तार कर लिया और अब लगातार मामले की छानबीन आगे बढ़ रही, पूछताछ का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। देखिए, मुख्तार अंसारी की लगातार बिल्कुल मुश्किलें बढ़ रही हैं। अभी आपने देखा था कल 5 बजे उनको पाना जेल से उनको प्रयागराज एक उस पर ले जाया गया था पेशी पर। उसके बाद जो आज ईडी ने उनसे 10 दिन के अंदर पूछताछ करेगी। जो लेन देन हुआ है, जो बैंक का अकाउंट है, उस पर खंगाला गया है मुख्तार अंसारी का।
उसके बाद ईडी जांच उस पर पूछताछ करेगी कि जो इतना जो धन अकाउंट से निकला है वो किस अकाउंट से आया था, किस तरीके से उसमें कहां से आया था, तमाम चीज़ों पर। इसके पहले आपने देखा होगा कि अब्बास अंसारी भी इस वक्त पुलिस कस्टडी में थे, उसके बाद ईडी ने जांच की थी, पूछताछ भी की थी। उसके बाद अब दोनों की जो आमने सामने हो करके और उसकी पूछताछ होगी कि क्या कुछ जिस तरीके से एक धन कमाया गया वो किस तरह कहाँ से आया था। लगातार जिस तरीके से मुख्तार अंसारी पे लगातार शिकंजा कसता जा रहा है, अभी तक बांदा जेल के बाद लगातार प्रयागराज में पूछताछ जो पेशी हुई थी उसके बाद ईडी ने उनको अपनी जो पूछताछ के लिए उनको कस्टडी में लिया है। तो 10 दिन के अंदर जिस तरीके से ईडी लगातार उनसे पूछताछ करेगी, अलग अलग पहलू पर अलग अलग उस पर जांच करेगी कि अकाउंट को खंगाले गए हैं, वो पैसे कहाँ से आए थे, किसने दिए थे, किसके द्वारा आए थे, जो कंपनी से पैसे आए थे, कितनी दिन में इतने करोड़ों का अगर लेन देन हुआ है तो किस तरीके से हुआ है। इन सब चीजों पर अब मुख्तार अंसारी को जवाब देना पड़ेगा ईडी को। अनुप, संगीन मामले हो या फिर इस तरह से मनी लॉन्ड्रिंग के मामले, अब मुख्तार अंसारी की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं और बताया ये भी जा रहा है कि ईडी की ओर से न सिर्फ मुख्तार अंसारी बल्कि परिवार से भी उनके पूछताछ लगातार जारी है। देखिए बिल्कुल सही बात है, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में परिवार के साथ साथ उनके एक साले हैं उनसे भी पूछताछ की जाएगी, क्योंकि उनसे भी रिकॉर्ड मिले हैं कि जो आखिर जो धन गया है वो उनके रिश्तेदारों में भी बटा है। तो निश्चित रूप से लगातार जो ईडी है अपना काम कर रही है। और आपने देखा भी होगा उत्तर प्रदेश में जब से भाजपा की सरकार बनी है तब से भ्रष्टाचार पर खत्म करने के लिए सरकार भी कोशिश कर रही है, पुलिस विभाग भी कोशिश कर रही है और जांच एजेंसियां भी कोशिश कर रही हैं। मुझे लगता है यही वजह से लगातार मुख्तार अंसारी जैसे जो आपराधिक किस्म के लोग हैं उन पर लगातार शिकंजा कसा जा रहा है और इस तरीके से ईडी भी अपना काम कर रही है। ईडी मुख्तार सख्ती से पेश आया जा रहा है और यही वजह है कि प्रदेश में जो कानून व्यवस्था को लेकर सरकार दावा कर रही है वो दिखाई देता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत और जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात अब उत्तराखंड की खबरों की करते हैं। मुख्यमंत्री धामी का आज का कार्यक्रम तय हुआ है, आपको बता दें। देहरादून से बड़ी खबर, एग्रो फूड प्रोसेसिंग कॉन्क्लेव 2022 में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद हैं। कार्यक्रम में मौजूद हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। एग्रो फूड प्रोसेसिंग कॉन्क्लेव 2022 ये कार्यक्रम है और इसमें शिरकत की है सीएम पुष्कर सिंह धामी ने। बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं, देहरादून से एग्रो फूड प्रोसेसिंग कॉन्क्लेव 2022 में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की है। मुख्य सेवक सदन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है जिसमें पहुंचे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। देहरादून से ये बड़ी खबर आपको बता दें, प्रदेश के विकास में बेहद महत्वपूर्ण ये पूरा कार्यक्रम। और विशाल गर्ग हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। विशाल, एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए हैं, किस तरह से पूरा कार्यक्रम रहने वाला है, कितना महत्वपूर्ण प्रदेश के विकास में? बिल्कुल, देखिए जब से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कमान संभाली है मुख्यमंत्री उत्तराखंड की, तब से लगातार वो एक के बाद एक इस तरह की चीजें करते हुए नजर आ रहे हैं ताकि प्रदेश के विकास में चार चांद लगा सके। तो ये एग्रो फूड से भी आज वो एक संदेश देना चाह रहे हैं और हो सकता है कि यहाँ पर भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कुछ बड़ी घोषणा कर सकते हैं। और फिलहाल मुख्यमंत्री कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंच गए हैं। और हालांकि क्योंकि मुख्यमंत्री लंबे समय से कई बाहर के दौरे कर रहे हैं, कभी जिलों के दौरे कर रहे हैं, तो आज मुख्यमंत्री शासकीय कार्य भी निपटाएंगे इसी के साथ ही, क्योंकि जो भी पेंडिंग वर्क है उत्तराखंड के, क्योंकि काफी लंबे समय से वो कार्य जो है उन पर फाइलें जो है वो नहीं हो पा रही, तो मुख्यमंत्री उनकी भी समीक्षा करेंगे, उनकी भी चीजें करेंगे और जल्दी से जल्दी ये काम भी निपटाएंगे। जिस तरह से देखिए आज वो एग्रो फूड के जो कार्यक्रम है उसमें शामिल हुए हैं, तो एक बड़ा संदेश भी वो जनता को दे सकते हैं और हो सकता है कि कुछ बड़ी घोषणाएं भी प्रदेश के लिए हो सकती हैं। जी विशाल, एक सवाल और, कितने समय के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, क्या माना जाए, कब तक, और कार्यक्रम के बाद क्या मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का संबोधन भी होगा? तैयारियां इस पूरे कार्यक्रम को लेकर क्या किस तरह की हैं?
बिल्कुल, देखिए बड़ा प्रोग्राम है उत्तराखंड के लिहाज से भी, और माना यह भी जा रहा है कि कई विकास योजनाओं को भी गति मिल सकती है। और जिस तरह से देखिए लगातार विकास की चीज़ों को लेकर के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार आगे आ रहे हैं, और जिस तरह से हम लगातार उनका देख रहे हैं कि वो लगातार क्षेत्रों को विकास से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, चाहे वो लगातार ये कहते हुए नजर आ रहे हो कि अब हम कैबिनेट जो है वो गाँव-गाँव में जाकर के करेंगे, या फिर अपने जो मंत्री हैं या फिर अधिकारी हैं उनको कह रहे हैं कि हर कस्बे को, हर गांव को विकास की चीजों से जोड़ा जाए, उनके जो जहां पर ज्यादा दिक्कतें आ रही है उनका समाधान किया जाए। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इसमें एक बड़ा संबोधन दे, और ये भी हो सकता है कि कुछ विकास योजनाओं को भी आज गति मिल सके और कई घोषणाएं भी इसमें शामिल हो सकती हैं। यानी काफी महत्वपूर्ण है विशाल आज का ये पूरा कार्यक्रम। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। उधर बनारस और महाकाल कॉरिडोर के बाद अब धर्मनगरी हरिद्वार हर की पौड़ी को भी कॉरिडोर बनाने की तैयारी उत्तराखंड सरकार कर रही है। आज हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण में इसको लेकर गढ़वाल कमिश्नर सुशील कुमार ने अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में गढ़वाल कमिश्नर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि हर की पौड़ी कॉरिडोर बनाने की रूपरेखा तैयार की जाए। इसके अलावा बैठक में अवैध कॉलोनियों को लेकर भी एक टीम का गठन किया गया है। आज प्राधिकरण की बैठक हुई है जिसमें लगभग 17 प्रस्ताव थे जिन पर कार्रवाई की गई है। प्राधिकरण बोर्ड ने आज एक हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण को अनुमति दी है कि हर की पैड़ी क्षेत्र को एक कॉरिडोर के रूप में विकसित करने के लिए एक योजना बनाई जाए, और उस योजना के अंतर्गत कंसल्टेंट नियुक्त करके और बड़े स्तर पर किस प्रकार से एक सुविधाजनक उसको बनाया जाए यात्रियों के लिए, सुंदरता उसकी बढ़ाई जाए, तो एक कॉरिडोर का प्रस्ताव तैयार करने के लिए उनको निर्देश दिए हैं। तो हर की पौड़ी को भी कॉरिडोर बनाने के लिए बात चल रही है और यहां पर एक बैठक भी आयोजित की गई। ज्यादा बातचीत के लिए रुख करते हैं हमारे सहयोगी विकास खरे का। विकास, आखिरकार किस तरह से पूरी रणनीति और प्लानिंग की जा रही है हर की पौड़ी की सुंदरता को बढ़ाने के लिए, या फिर जो श्रद्धालु देश विदेश से पहुंचते हैं इस सुंदर स्थान पर, पवित्र स्थान पर, उनकी सुविधा के मद्देनजर आखिरकार क्या प्लानिंग की जा रही है प्राधिकरण की ओर से? बिल्कुल रितेश, देखिए बनारस और महाकाल कॉरिडोर के बाद और उत्तराखंड सरकार भी हरिद्वार धर्मनगरी को जो है हर की पौड़ी को कॉरिडोर बनाने को, विकसित करने को कई प्रस्ताव यहाँ पर पास हुए हैं। और गढ़वाल कमीशन ने जिस तरह से आज बैठक के लिए तो कहीं ना कहीं 17 प्रस्ताव रखे, तो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण 17 प्रस्ताव में से हरिद्वार कॉरिडोर को बनाने कहा, जिसको लिए मंजूरी गढ़वाल कमिश्नर सुशील कुमार ने दी गई है। हालांकि जिस तरह से आज जो बैठक हुई है, जो बैठक आयोजित हुई, तो कहीं ना कहीं अब उनके द्वारा ये कहना है कि जो भी श्रद्धालु हरिद्वार आएंगे कहीं ना कहीं मुख्य आकर्षक का केंद्र हर की पौड़ी और भी दिखेगा, और आने वाली सुविधाएं जो हर की पौड़ी पर मिल पाएगी तो कहीं ना कहीं श्रद्धालुओं के लिए बड़ी खुशी भी होगी। तो इसको लेकर अब कॉरिडोर बनाने की पूरी जो प्रस्ताव, जो रूपरेखा है, उसके निर्देश गढ़वाल कमिश्नर सुशील कुमार ने दिए, और लगातार अब जो हरिद्वार प्रशासन रुड़की विकास प्राधिकरण है अब इसकी रूपरेखा बनाने में जुट गया है। रितेश, हालांकि विकास, अभी तो शुरुआती स्तर पर ही बातचीत हो रही है, कहा जा रहा है कि अभी रणनीति तैयार की जाएगी, लेकिन क्या माना जाए कब तक किसी प्रकार का ब्लूप्रिंट हमारे सामने होगा, किस तरह का यह स्थान आने वाले समय में देखेगा, इसको लेकर कोई और जानकारी आपके पास? बिल्कुल रितेश, देखिए अगर बात किया तो पूरे भारतवर्ष में जो धार्मिक स्थल उन सभी को जो कॉरिडोर बनाने का जिस तरह से कहीं ना कहीं एक सरकार ने बड़ा जिम्मा लिया, तो अब हरिद्वार भी इस प्रस्ताव में जो है नंबर 1 पे आ गया है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से कॉरिडोर बनाने का संकल्प उत्तराखंड सरकार ने लिया, तो कहीं ना कहीं इसके जो प्रस्ताव है, जो मेन भूमिका है, उसके अब जो है कार्य योजना बनाने की तैयारी में हरिद्वार प्रशासन जुट गया है, क्योंकि सरकार ने भी निर्देश दे दिए हैं कि वो जल्द से जल्द पूरे प्रस्ताव को, इस योजना को जो है सरकार के सामने रखे, ताकि आने वाले समय जो श्रद्धालु हरिद्वार पहुंचेंगे कहीं ना कहीं मुख्य आकर्षक का केंद्र जो श्रद्धालुओं को लगे, और कहीं ना कहीं जो सुविधा है आने वाले श्रद्धालुओं को पूरी तरह से वो मिल पाए। इस तरह की योजना अब हरिद्वार प्रशासन के द्वारा पूरी जो रूपरेखा है वो तैयार की जाए, तो कहीं ना कहीं बहुत ही जल्द इस पर जो है अब विकास कार्य की गति पर कहीं ना कहीं प्रस्ताव पास कर दिया गया है, और अब हरिद्वार प्रशासन इस पूरे कार्य में जुट गया है। रितेश, बिल्कुल, प्रशासन इस पूरे काम में जुट गया। विकास, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत और जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि हर की पौड़ी की भी सुंदरता को बढ़ाने के साथ साथ श्रद्धालुओं के मद्देनजर भी विकास कार्य यहां पर किए जाएंगे। रुकेंगे फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए। जनता टीवी पर खबरों का सफर लगातार जारी है।